वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम बात करेंगे इम्यूनोलॉजी के बारे में। तो इम्यूनोलॉजी हम कहते हैं हमारे इम्यून सिस्टम की स्टडी को, कि किस तरीके से हमारा एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन हो रहा है, कौन कौन से हमारे इम्यून सेल्स जो है वो आपका इन्वॉल्व है इम्यून सिस्टम में। ठीक है। तो आप जब इम्यून सेल्स की बात करते हैं तो आपको एक बात याद रखनी है कि इम्यून सेल्स, आप हर किसी सेल को इम्यून सेल्स नहीं कह सकते। जैसे आप आरबीसी ले लें, नर्व सेल ले लें, तो आप हर किसी सेल को इम्यून सेल नहीं कह सकते। इनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, सबसे पहली रिकॉग्निशन, एंड सेकंड इज रिस्पॉन्स। कि जो सेल्स आपकी रिकॉग्निशन में हेल्प कर रही है, रिस्पॉन्स में हेल्प कर रही है। अब रिकॉग्निशन किसका करेंगे? एंटीजन का। और रिस्पॉन्स किसके अगेंस्ट आएगा? एंटीजन के अगेंस्ट। तो ये बात आपको याद रखनी है कि आप इम्यून सेल्स उसको कहेंगे जहां पर आपका रिकॉग्निशन या फिर आपका रिस्पॉन्स हो रहा है, या दोनों एक्टिविटी हो रही है। ठीक है। तो इम्यूनोलॉजी आपका इम्यून सिस्टम की स्टडी है। उसमें आप मेनली इम्यून सेल्स पढ़ते हो, एंटीजन पढ़ते हो, एंटीबॉडी पढ़ते हो, और बहुत सारी आपकी अलग अलग टाइप की रिएक्शंस है जो आप देखते हो। ठीक है। तो इसका फायदा क्या है जीपेट में, आपको इस टॉपिक का तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से आपके 5 से 6 क्वेश्चन आपके बनेंगे। क्योंकि इम्यूनोलॉजी में आपको अलग अलग चैप्टर पढ़ाए जाते हैं। तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऐसे करके आप देखेंगे तो पाँच पाँच 6 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो 20 से 24 नंबर आपके आ सकते हैं। हेल्प करता है माइक्रोबायोलॉजी में, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। पहले आपका जीपेट जो है वो आपसे फार्मा के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा पूछता था ड्रग्स को लेकर, लेकिन अब जो क्वेश्चन है वो पैथोलॉजी से भी ज्यादा आते हैं। क्योंकि इम्यूनोलॉजी आपका जो है वो दोनों में आपका काउंटेड हो जाता है, पैथोलॉजी में भी और आपका माइक्रोबायोलॉजी में भी। तो आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना पड़ता है, इसलिए आपके मार्क्स 20 से 24 है। हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग फार्माकोलॉजी, कुछ चैप्टर्स हैं, कुछ डिजीज हैं फार्माकोलॉजी की जो आपको बिना इम्यूनोलॉजी के समझ में नहीं आएंगी। जैसे आपका एंटी कैंसर ड्रग है, वो आपको समझ नहीं आएगी। आपका गाउट है, र्यूमेटिज्म है, इसके साथ साथ आपका इम्यूनो सप्रेसेंट, इम्यूनो मॉड्यूलेटर, जो कि कंप्लीटली डिपेंडेंट है इम्यूनोलॉजी पे। ठीक है। एक चीज और है जो आपको हेल्प करेगी, ये आपको एग्जाम टाइप में हेल्प करेगी इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसे हेल्प करेगी? कि आप इससे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाओगे। आपको अगर फंक्शंस पता है इम्यून सेल्स के, तो आप जल्दी जल्दी ऑप्शंस को एलिमिनेट करके अपना जो सही आंसर है, जो राइट आंसर है, उसको आप निकाल सकते हो। तो आपको यहाँ दिख 20 से 24 नंबर आए, लेकिन इस कॉन्सेप्ट की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है, आपको ओवरऑल बहुत हेल्प करेगी। अगर हम बात करें इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी, ये क्या होता है? जनरली आप जानते हैं कि एक एंटीजन होता है जिसको आप एजी से रिप्रेजेंट करते हो, एक आपका एंटीबॉडी होता है। तो एंटीबॉडी को अगर हम देखें तो इसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं, और एंटीबॉडी को आप ए बी से रिप्रेजेंट करते हो, और इम्यूनोग्लोबुलिन को आप आई जी से रिप्रेजेंट करते हो। तो ये आप एंटीबॉडी को आप देख रहे हो, अगर आप इसकी स्ट्रक्चर वाइज को देखते हैं तो आप उसे बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, और आप माइक्रो में भी, पैथोलॉजी में भी पढ़ते हैं। तो ये जो ग्लोबुलिन वर्ड है, ये आपका आया है प्रोटीन से। क्योंकि आपकी बॉडी में दो तरीके के प्रोटीन होते हैं, एक होता है आपका फाइब्रस और एक होता है ग्लोबुलर। जो फाइब्रस प्रोटीन है वो आपकी बॉडी में सोल्यूबल नहीं होते हैं। ठीक है। और जो आपकी ग्लोबुलर प्रोटीन है वो आपकी बॉडी में सोल्यूबल होते हैं। जैसे एग्जांपल आप एंटीबॉडीज का ले लीजिए, ये आपकी बॉडी में सोल्यूबल है। हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी में सोल्यूबल है, मायोग्लोबिन आपकी बॉडी में सोल्यूबल है। ठीक है। इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। हीमोग्लोबिन का काम ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है, मायोग्लोबिन का काम ऑक्सीजन का स्टोरेज है, एंटीबॉडी का काम आपको प्रोटेक्शन देना है। ठीक है। और वहीं जब आप फाइब्रस की बात करते हो जो सोल्यूबल नहीं है, इनका काम जनरली स्ट्रक्चरल रोल ज्यादा आते हैं। जैसे आप कोलेजन देखते हो, इलास्टिन देखते हो, तो इनके रोल आपका फाइब्रस प्रोटीन का स्ट्रक्चर में ज्यादा आता है। ठीक है। तो आप ग्लोबुलर प्रोटीन, इसलिए आपकी एंटीबॉडी जो है आपके ब्लड में सोल्यूबल है। ठीक है। अब जब यहाँ पर बात ग्लोबुलिन की हुई है, तो ग्लोबुलिन आपके 3 तरीके के होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा, तीनों आपके ब्लड में मिलते हैं। लेकिन जो आपका एंटीबॉडीज हैं वो आपकी गामा होती है। ठीक है। तो गामा ग्लोबुलिन है। इसीलिए मैंने आपको फार्माकोलॉजी में बोला था, क्योंकि वहां पर आप अलग अलग ड्रग की प्रोटीन बाइंडिंग देखते हो। ठीक है। कि किसी ड्रग की बाइंडिंग अल्फा के साथ हो रही है, बीटा के साथ हो रही है, लेकिन आप वहां गामा नहीं देखते हो, इसलिए क्योंकि गामा आपका एंटीबॉडीज में इन्वॉल्व है। ठीक है। तो इसलिए फार्माकोलॉजी में ये चीजें आपको हेल्प करेंगी। तो अल्फा, बीटा, गामा, गामा आपका एंटीबॉडी है, इसको आप गामा ग्लोबुलिन बोलते हो।
और इम्यूनोग्लोबुलिन का नाम आपका इस तरीके से आया है। इसको आप एंटीबॉडी और ये आप साइमल्टेनियसली ये दोनों वर्ड यूज करते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था इम्यूनोग्लोबुलिन या इम्यून सेल का फंक्शन क्या है, तो रिकॉग्निशन और रिस्पॉन्स। इसके अलावा एंट्री ऑफ पैथोजन। आप एक बात नोट करेंगे कि जहां से आपकी बॉडी में एंटीजन आ सकता है वहीं पर आपको कोई ना कोई टाइप की इम्यूनोग्लोबुलिन मिल जाएगी। जैसे रेस्पिरेटरी से आ सकता है, आपका जीआईटी से आ सकता है, आपकी बॉडी कैविटीज से आ सकता है जो कि आपकी एक्सटर्नल है। तो वहां से आपको जो है आपके एंटीजन के आने के चांसेस ज़्यादा है, तो वहां पर इम्यूनोग्लोबुलिन का रोल और बढ़ जाता है। क्योंकि अगर एंटीजन आपकी बॉडी में कहीं आ रहा है तो आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटीबॉडी का काम है उनको रिकॉग्नाइज करे और उनके अगेंस्ट रिस्पॉन्स जनरेट कराए। ठीक है, तो ये काम आपका इम्यूनोग्लोबुलिन का है। तो आप एंट्री ऑफ पैथोजन को देख सकते हैं आपकी बॉडी में कहाँ से आता है। रेस्पिरेटरी रूट से आता है, जीआईटी से आ रहा है, बॉडी कैविटीज से आ रहा है, तो आप उसको ध्यान रखते हैं। इवन आप जो खाना खाते हो, दूध पीते हो, कुछ भी है, पानी पीते हो, तो वो आपका एक तरीके का एंटीजन का सोर्स है। जैसे आप फूड देख लीजिए, फूड से आपको टाइफाइड हो जाता है अगर वो ठीक नहीं है। फूड से आपको फूड पॉइजनिंग होती है जिसके लिए बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे बोटुलियम टॉक्सिन है, वो भी आपका इसमें एक आपका इन्वॉल्व है। क्लोस्ट्रीडियम बोटनाई। अगर आप वाटर से देखें तो आप वहाँ पर विब्रियो कोलेरा आप बोल देंगे और आप पोलियो बोल देंगे। ठीक है, तो बहुत सारी हैं। अगर आप एयरबोन देखें तो रेस्पिरेटरी रूट से आपका टीबी आ जाएगा। अभी कोविड था तो कोविड आपका वायरस था, इन्फ्लुएंजा है। ठीक है, और फूड से ही आप हेपेटाइटिस को देखते हैं जो कि आपका एक वायरल डिजीज है। तो बहुत सारी आपकी डिजीज हैं जो आपके अलग अलग रूट से आ रहे हैं। अगर आप ब्लड में देखेंगे, ब्लड इन्फेक्शन में, तो आपका एचआईवी एक एग्जाम्पल है। तो ये सारी चीजों के लिए हमारी बॉडी में इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट है जो इनके अगेंस्ट काम करती है। ठीक है, अब इम्यूनोग्लोबुलिन आप निकालोगे कैसे? जैसे कोविड टाइम में आपने सुना था प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। वो प्लाज्मा थेरेपी कुछ नहीं था, उसमें डायरेक्ट एंटीबॉडीज जो है वो ट्रांसफर की जा रही थी। मान लो कोई कोविड का पेशेंट है ए, वो ठीक हो गया है, उसके प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी बनी है उसको दूसरे पेशेंट में डायरेक्ट ट्रांसफर किया जा रहा था जिसमें कोविड के अगेंस्ट एंटीबॉडी कम है या फिर नहीं बनी है, ताकि उसको प्रोटेक्शन दिलाई जा सके। ठीक है, तो आप सीरम और प्लाज्मा में फर्क समझ लीजिए पहले। सीरम क्या होता है? सीरम आपका प्लाज्मा से ही आता है। तो प्लाज्मा में से अगर आप क्लोटिंग फैक्टर हटा देंगे 1, 2, 5 और 8, अगर आप ये क्लोटिंग फैक्टर हटा देंगे तब आपको सीरम मिल जाएगा। ठीक है, अब आप करोगे कैसे? लैब में तो आपको ब्लड लेना है, उसको क्लोट कराना है 30 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे, वो खुद क्लोट हो जाएगा। इसके बाद आपको सेंट्रीफ्यूगेशन करना है 15 मिनट के लिए एज 2500 आरपीएम, 2500 आरपीएम पे, और आपको सीरम मिल जाएगा। ये आपके जो फैक्टर्स हैं ये आपके बाहर हो जाएंगे। इसमें आपके फैक्टर्स के नाम आपको याद रखना जरूरी है। जैसे 1 फाइब्रिनोजन है, सेकंड प्रोथ्रोम्बिन है, 5 प्रोएसिलेरिन है और 8 आपका एंटी हीमोफिलिक फैक्टर है। मैं आपको बता दूं टोटल क्लोटिंग फैक्टर आपके 13 होते हैं। 13 में से ये 4 जो है वो नहीं होने चाहिए: फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोएसिलेरिन और एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। और अगर आपकी बॉडी में एंटी हीमोफिलिक फैक्टर यानी जो क्लोटिंग फैक्टर 8 है उसकी कमी हो जाती है तो आपको डिजीज होती है हीमोफीलिया ए। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में क्लोटिंग फैक्टर 9 की कमी हो जाती है तब आप उसे बोलते हो हीमोफीलिया बी। और इसका एक और नाम भी होता है आपका क्रिसमस डिजीज। तो ये आपको याद रखना है। आपका जीपेट के एक आई थिंक 2020 या 21 के पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हीमोफीलिया ए क्या होता है। तो उसमें आप बता सकते हो कि आपका एंटी हीमोफिलिक फैक्टर जो कि क्लोटिंग फैक्टर 8 है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। ये आपकी स्ट्रक्चर है इम्यूनोग्लोबुलिन की। इसमें आपको देखिए एक ग्रीन कलर से चैन दिखाई दे रही है जो डार्क ग्रीन कलर है, एक आपको पैरेट कलर से ये चैन दिखाई दे रही है। जो ये ग्रीन कलर वाली चैन है, अगर मैं इसको मार्क करूं यहाँ से, तो आप देखेंगे एक ये चैन है, एक ये चैन है, ये आपकी हैवी चैन है। तो हम बोल सकते हैं हमारे पास दो हैवी चैन है। और जो ये चैन है और एक ये चैन है, ये हमारी दो चैन है और ये दो हमारी लाइट चैन है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर एक NH ग्रुप अटैच है, एक कार्बोसिलिक ग्रुप अटैच है, क्योंकि आपकी जो एंटीबॉडीज है वो आपकी प्रोटीन है। ठीक है, इसलिए प्रोटीन की स्ट्रक्चर आप देखते हैं तो आपको एक अमीनो ग्रुप मिलता है और एक कार्बोसिलिक ग्रुप मिलता है, या अमीनो एंड बोल देते हैं, अमीनो
टर्मिनल और आप बोल देते हो कार्बोक्सी टर्मिनल। और ये तो आपकी चेन है, जैसे ये लाइट चेन है और ये आपकी हैवी चेन, ये जुड़ी किससे है, ये आपकी डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी है। ठीक है, यहाँ पर भी आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड है, यहाँ पर भी डाइसल्फाइड बॉन्ड है, और ये जो बीच में आप दो डाइसल्फाइड बॉन्ड देख रहे हो, इसे आप बोलते हो हिंज रीजन। इसका काम क्या होता है, इसका काम फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, मान लेते हैं कोई एंटीजन छोटा आ गया, कोई एंटीजन बड़ा आ गया, तो इन अगर चेन्स को मूव कराना है, इनकी बीच का डिस्टेंस कम करना है या ज़्यादा करना है, वो आपका हिंज रीजन जो है वो रोल प्ले करता है। तो ये स्मॉल एंटीजन आया, कोई बड़ा एंटीजन आया, तो उसमें आपकी एंटीबॉडीज को ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो आपके पास दो हैवी चेन है, दो लाइट चेन है। इसमें क्या है, अब आगे आपका डिवीजन हो जाएगा हैवी चेन और लाइट चेन का। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर अब देख लीजिए, टोटल चेन आपकी चार है, जिसमें दो हैवी दो लाइट। ये जो आपके ग्रीन कलर से है, ये आपकी हैवी चेन है जो आपकी बड़े वाली है, और जो ये लाइट कलर से चेन है जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये आपकी लाइट चेन है, ये आपकी स्मॉल होती है, साइज इनका छोटा होता है। अब आप देखिए, अभी पिछली स्लाइड में हमने हैवी और लाइट चेन देखा, तो आप यहाँ पर देखिए, ये आपको पता है ये हैवी चेन है आपका ये, लेकिन यहाँ अलग अलग कलर से शो किया गया है। यहाँ पर डार्क ब्लू कलर है, तो ये जो डार्क ब्लू कलर है ये आपका कांस्टेंट रीजन है, कांस्टेंट हैवी रीजन। अब ये कांस्टेंट हैवी रीजन आया कहाँ से, वो हम बता देते हैं, हमने किस बेसिस पे डिफरेंशिएट किया है। जो आपका कांस्टेंट हैवी रीजन है, ये आपका अमीनो एसिड सीक्वेंस का बना है, पूरी एंटीबॉडी ही आपकी अमीनो एसिड सीक्वेंस की बनी है, लेकिन यहाँ पर वेरिएबिलिटी कम है, कि अमीनो एसिड के सीक्वेंस में चेंजेस बहुत कम आते हैं। इसलिए आप यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का रीजन है, उसको आप कांस्टेंट हैवी रीजन बोलते हो, और आप रिप्रेजेंट करते हो सी एच से। ऐसे यहाँ पर इसको आप सी एच से रिप्रेजेंट करोगे। सिमिलरली आप लाइट चेन में देखोगे, तो ये जो रीजन है जो आपका डार्क कलर से शो किया गया है, ये आपका कांस्टेंट रीजन है, इसलिए आप इसको कांस्टेंट सी से रिप्रेजेंट कर रहे हो। कौन सी चेन का है, लाइट चेन का है, इसलिए आप इसको सी एल से रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, वी का मतलब यहाँ वेरिएबल रीजन है, सी का मतलब कांस्टेंट रीजन है। अब जो ये लाइट रीजन है हैवी चेन में, जो ये वाला रीजन है, इसको आप बोलते हो वी एच। वी एच का मतलब क्या है, वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन, यहाँ पर भी ये है। और ये जो वी एल है, ये क्या है, ये आपका वेरिएबल रीजन है लाइट चेन का। ठीक है, जो हमारा वेरिएबल रीजन है, यही रिस्पॉन्सिबल है आपके एंटीजन को डिटरमाइन करने में, कि जो एंटीजन आया है हमारी बॉडी में, अगर उसका रिकॉग्निशन हो रहा है, तो वो इस वेरिएबल रीजन की वजह से हो रहा है, क्योंकि इस वेरिएबल रीजन में क्या है, आपका अमीनो एसिड के सीक्वेंस में चेंज आता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि वेरिएबल रीजन में अमीनो एसिड के सीक्वेंस में चेंजेस होते रहते हैं, जिसकी वजह से वो एंटीजन को डिटेक्ट कर पाता है, जबकि कांस्टेंट रीजन में कोई चेंजेस नहीं आते। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपके पास वी एच रीजन है, मतलब वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन, और उसके बाद आपके पास वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन है, फिर आपके पास कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन है, और कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन है। ठीक है, और आपके पास दो लाइट चेन थी और आपके पास दो हैवी चेन थी, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ से। एक चीज और है, जहां पर मैंने आपको हिंज रीजन बताया, इसके नीचे दो सी एच के बीच में आपका ग्लाइकोसाइलेशन होता है। ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब है कुछ आपके कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सोल्यूबिलिटी को बढ़ाते हैं, ताकि जो आपकी एंटीबॉडी है वो आपके ब्लड में सोल्यूबल रहे। ठीक है, तो यहाँ पर हिंज रीजन से नीचे प्रेजेंट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें वेरिएबल रीजन और कांस्टेंट रीजन की, तो मान लेते हैं हमने ये एक आपकी एंटीबॉडी ले ली। ठीक है, अगर आपने एक एंटीबॉडी ली है, तो इसमें कौन कौन से रीजन होंगे, वी एल होगा, वी एच होगा, सी एल होगा और सी एच होगा। हम यहाँ पर एक एंटीबॉडी की बात कर रहे हैं सिर्फ। तो जो आप वेरिएबल रीजन लाइट चेन का देख रहे हो और जो वेरिएबल रीजन आप हैवी चेन का देख रहे हो, ये दोनों रीजन आपके सेम होंगे, कि जो यहाँ पर वेरिएबल रीजन में अमीनो एसिड प्रेजेंट है, वही लाइट चेन के अमीनो एसिड के अमीनो एसिड प्रेजेंट होंगे लाइट चेन के वेरिएबल रीजन में। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है कि वेरिएबल रीजन में जो आपका अमीनो एसिड का सीक्वेंस है, वो आपको लाइट चेन हैवी चेन में सेम मिलेगा। वहीं कांस्टेंट रीजन है, ये आपका ऑलमोस्ट सेम रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। लेकिन वेरिएबल रीजन अगर आप एक एंटीबॉडी में देख रहे हो तो सेम है। तो ये आपका एक केस
आप इसको मान सकते हो। अगर आप एक एंटीबॉडी में वेरिएबल रीजन चेक कर रहे हो तो आपको सेम मिलेंगे। ठीक है, उसका रीजन ये भी है क्योंकि अगर एक एंटीजन यहाँ बाइंड करेगा, एक एंटीजन यहाँ बाइंड करेगा, तभी ये जो लोअर पार्ट है, सी एच पार्ट है, ये आगे रिस्पॉन्स के लिए बोल पाएगा कि क्या करना है। अगर यहाँ पर अलग अलग एंटीजन बाइंड कर जाए, मान लीजिए यहाँ ए बाइंड कर गया या बी बाइंड कर गया, तो नीचे वाले रीजन को समझ नहीं आएगा कि कैसा रिस्पॉन्स देना है। इसलिए अगर यहाँ ए बाइंड कर रहा है तो यहाँ भी ए ही बाइंड करेगा, क्योंकि आपका वेरिएबल रीजन सेम है। अब आप बात कर लेते हैं केस 1 की। इसमें क्या है, जैसे हम मान लेते हैं कि हमने किसी एक पर्सन का ब्लड लिया और ब्लड में से हमने एंटीबॉडीज को निकाला, दो एंटीबॉडीज को निकाला एक ही पर्सन के ब्लड में से। ये फर्स्ट एंटीबॉडी है, ये सेकंड एंटीबॉडी है। इसमें आपका क्या होगा, वीएल और वीएच होगा। इसमें भी वीएल और वीएच होगा। कॉन्स्टेंट रीजन की अगर हम बात करें तो मैं वो भी लिख देता हूँ, सी एच सी एल, सी एच सी एल। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप दो एंटीबॉडी के बीच में आप कंपेयर कर रहे हैं तो वहां पर भी आपका सी एच सी एल रीजन और सी एच सी एल रीजन दोनों का आपको सेम मिलेगा। ठीक है, अगर आप कांस्टेंट रीजन की बात करेंगे एक ही पर्सन की एंटीबॉडी में तो आपको कांस्टेंट रीजन आपका सेम मिलेगा। वहीं आप वेरिएबल रीजन की बात करेंगे नंबर 1 एंटीबॉडी की और नंबर 2 की, तो ये आपको डिफरेंट मिलेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। अगर आप एक ही में चेक कर रहे हैं, अगर मैं सिर्फ 1 वाली में वेरिएबल रीजन चेक कर रहा होता इस चैन का और इन चैन का, तो आपको सेम मिलता। लेकिन जब आप दोनों को कंपेयर कर रहे हैं उसमें आपको वेरिएबल रीजन अलग मिलता है। इसी वजह से हमारी बॉडी इतने सारे बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट सबके अगेंस्ट एक्शन शो कर देती है, क्योंकि हर एक एंटीबॉडी पे अपना वेरिएबल रीजन अलग है। ठीक है, इसमें वेरिएबल रीजन आपका अलग मिलेगा, जो सेकंड वाली है 1 पे वेरिएबल रीजन अलग मिलेगा। अगर आप सिर्फ एक में कंपेयर कर रहे हैं तो आपको सेम मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप एंटीजन बाइंडिंग के लिए देखें तो एक एंटीजन यहाँ बाइंड कर सकता है, एक एंटीजन यहाँ बाइंड कर सकता है, तो इसको आप बोलते हो बाइवेलेंट, क्योंकि दो एंटीजन बाइंड कर सकते हैं, यहाँ भी एक यहाँ एक यहाँ, इसको आप बाइवेलेंट बोलते हो। केस सेकंड में देखें, हमने एक पर्सन लिया और दूसरा पर्सन लिया कोई। अब पहले की ये एंटीबॉडी है, पहले पर्सन की ये एंटीबॉडी है और ये सेकंड पर्सन की एंटीबॉडी है। अगर आप इसमें कंपेयर करें तो क्या होगा, तो रीजन कौन से होंगे, सी एल, सी एच, वी एल और वी एच। यहाँ पर भी सी एच, सी एल, वी एच और वी एल। तो कांस्टेंट रीजन यहाँ भी सेम होगा। कांस्टेंट रीजन में कोई आपका फर्क नहीं आता है, चाहे आप डिफरेंट पर्सन की एंटीबॉडी ले रहे हैं। ठीक है, वहीं आपका वेरिएबल रीजन आपको ये डिफरेंट मिलेगा, तो ये आपको देखना है। ठीक है, वेरिएबल रीजन में डिफरेंस आ रहा है आपका अमीनो एसिड के सीक्वेंस में डिफरेंस की वजह से। वहीं कांस्टेंट हैवी और कांस्टेंट लाइट के सीक्वेंस में डिफरेंस आता है लेकिन ज़्यादा नहीं आता है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये आपका वेरिएबल रीजन यहाँ पर ये शो किया है अलग कलर से। ठीक है, और यहाँ पर ये एंटीबॉडी जो आपका एंटीजन है एंटीबॉडी के साथ बाइंड कर रहा है, एक यहाँ एक यहाँ, देखिए सेम कलर से दिखाया गया तो मतलब सेम एंटीजन बाइंड कर रहा है। ये आपका ग्लाइकोसाइलेशन है, जो मैंने आपको बताया था, जहां से आपका जो एंटीबॉडी है उसकी वाटर सोल्युबिलिटी को बढ़ाया जा रहा है, ब्लड में सोल्युबिलिटी को बढ़ाया जा रहा है। और ये जो रीजन है इसको आप बोलते हो फैब। फैब ये आपका जहां पर आपका बाइंडिंग का सेगमेंट होता है उसको बोलते हो, और एफ सी। ठीक है, ये आपका कॉन्स्टेंट रीजन वाला सेगमेंट होता है, उसको आप एफ सी बोलते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल रीजन क्या है, ये आपका हाइपर वेरिएबल रीजन है। अमीनो एसिड के सीक्वेंस में यहाँ पर चेंज होता है, और चेंज किस में होता है, जो होता है आपके सी डी आर, यहाँ पे 3 रीजन प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3 ऐसे। ठीक है, वहां पर अमीनो एसिड का सीक्वेंस चेंज होता है। ठीक है, तो उनको आप सी डी आर बोलते हो, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट डिटर्मिनेंट रीजन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके वेरिएबल रीजन में चेंजेस क्यों आ रहे हैं। तो वो आपके चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पर सी डी आर प्रेजेंट होने की वजह से, जो हाइपर वेरिएबल रीजन है। नेक्स्ट हिंज रीजन, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। हैवी चैन, लाइट चैन जो है एक साथ मूव करेंगी, क्योंकि यहाँ से ये आपका ये अटैच है। अगर हैवी चैन मूव कर रही है इस तरफ तो ये वाली लाइट चेन इसके साथ ऑटोमेटिकली मूव करेगी। सिमिलरली अगर ये हैवी चेन इस तरफ मूव कर रही है तो ये भी आपका लाइट चेन इसके साथ मूव करेगी, और इससे क्या होगा, इनके बीच का जो साइज है वो कम हो जाएगा। मान लेते हैं ये आपकी एक एंटीबॉडी है और यहाँ पर कोई बड़ा एंटीजन आ गया, तो यहाँ पर बड़ा एंटीजन आया तो इसको यहाँ बाइंड करना है और यहाँ बाइंड करना है, तो इसके लिए इसका जो रीजन है उसको अपना एंगल बढ़ाना पड़ेगा, तो इन एंड्स को दूर दूर जाना पड़ेगा। और वहीं मान लेते हैं
कोई छोटा एंटीजन आया है तो इन एंड्स को पास पास आना पड़ेगा ताकि वो यहाँ पर इस आर्म पर बाइंड कर सके। तो आपका ये जो एंगल है वो हिंज रीजन की वजह से आपका चेंज होता है। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ कांस्टेंट हैवी रीजन। जो आपने सी एच रीजन यहाँ पर देखा था, ये जो आपका रीजन है जो ये डार्क कलर से दिखाया था, इसको हमने सी एच रीजन बोला था। अब इसका रोल क्या है? ये आपका तीन फंक्शंस परफॉर्म करता है। पहला फैगोसाइटोसिस, सेकंड एडीसीसी और थर्ड कॉम्प्लीमेंट। फैगोसाइटोसिस में क्या होता है, मान लेते हैं कि आपका ये ब्लड है, ब्लड में आपको पता है आपकी एंटीबॉडी प्रेजेंट है और कोई एंटीजन बाहर से आता है। जब कोई एंटीजन बाहर से आता है तो एंटीबॉडी काम का करे, क्या काम करेगी? पहले उसका रिकॉग्निशन करेगी और रिकॉग्निशन के बाद उसको रिस्पॉन्स, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स आएगा। तो ये एंटीजन था, ये हमारी एंटीबॉडी थी। तो एंटीजन ने, जो एंटीबॉडी है उसने एंटीजन को डिटेक्ट किया, ये आपका एंटीबॉडी है, ये एंटीजन है, उसी कलर से शो किया है। तो कॉम्प्लेक्स बनेगा। कॉम्प्लेक्स बनने के बाद जो ये एंटीबॉडी है जिसके साथ ये बाइंड किया है, उसका रिसेप्टर हमारे न्यूट्रोफिल्स पे होता है, जिसको आप बोलते हो आईजीआर रिसेप्टर। ये यहाँ पर आके बाइंड करेगी। बाइंड करने के बाद ये एनग्लफ कर लेगी, उसको अपने अंदर ले लेगी और वहां पर उसकी डिग्रेडेशन हो जाएगी और आपका एंटीजन एंटीबॉडी का जो कॉम्प्लेक्स है वो डिग्रेड हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एंडोसोम्स इसको आप बोलते हो। इसके अंदर जो ये एक आपको सर्कल दिखाई दे रहा है जिसके अंदर आपका एंटीबॉडी और एंटीजन का कॉम्प्लेक्स है, इसको आप एंडोसोम बोलते हो। ठीक है, तो ये आपका फैगोसाइटोसिस है कि कोई भी एंटीजन आ रहा है उसको एंटीबॉडी डिटेक्ट कर रही है, कॉम्प्लेक्स बना रही है, न्यूट्रोफिल के साथ जहां पर उसका रिसेप्टर है आईजीआर, उसके साथ बाइंड कर रही है और एनग्लफ कर रही है। यहाँ पर आपको ये देखना है कि यहाँ पर रोल किसका आया, न्यूट्रोफिल का रोल आया और एंडोसाइटोसिस किया। इसके अलावा एक ऑप्सिन प्रोटीन होता है। कई बार क्या होता है, जो आपका एंटीबॉडी होती है उसके साथ एक प्रोटीन अटैच करा दिया जाता है, ऑप्सिन। ये एंटीबॉडी खुद ही अटैच कराती है, जिससे क्या होता है आपका फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस जो है वो ज़्यादा फास्ट हो जाती है और आपका ज़्यादा एक्यूरेट तरीके से होती है। ठीक है, तो ऑप्शनाइजेशन, इस प्रोसेस को आप बोलते हो ऑप्शनाइजेशन। तो ये आपकी हेल्प करती है फैगोसाइटोसिस कराने में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लेकिन एंटीबॉडी के रिगार्डिंग पूछा गया है। एक बात आपको और याद रखनी है कि हमारी बॉडी जो है क्वालिटी डिटेक्ट कर सकती है, क्वांटिटी डिटेक्ट नहीं कर सकती है। इसका मतलब क्या है, हमारी बॉडी ये डिटेक्ट कर सकती है कि कौन सा एंटीजन आया। ठीक है, ये नहीं डिटेक्ट कर सकती कि कितनी क्वांटिटी में आया। तो ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि कौन आया वो तो हम वेरिएबल रीजन से डिटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन कितनी क्वांटिटी में आया अब वो डिटेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, एडीसीसी की बात करें। एडीसीसी आपका होता है एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिन। तो एंटीबॉडी का रोल आएगा, डिपेंडेंट है, सेल का रोल आएगा, साइटोटॉक्सिन का रोल आएगा, मतलब कुछ सब्सटेंस का रोल आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब आपके एंटीजन का साइज यहाँ पर जैसे हमने देखा था तो एंटीजन का साइज छोटा था, लेकिन अगर एंटीजन का साइज इतना बड़ा हो जाए यहाँ पर, तो ये आपका इस येलो सर्कल के अंदर नहीं आ सकता है। ठीक है, तो अगर आप एंटीजन का साइज बड़ा कर दें तो ये इस येलो सर्कल के अंदर नहीं आ सकता है। तो इस टाइम पे जो एंटीबॉडी है वो क्या करती है, वो जो न्यूट्रोफिल्स के अंदर जो भी कंटेंट प्रेजेंट है उसको बाहर निकाल लेती है और एंटीजन को किल कर देती है। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल के साथ जब आपका यहाँ पर आईजीआर रिसेप्टर है, जैसे हमने पिछली बार देखा था, वहां बाइंड करती है तो इसका कंटेंट बाहर रिलीज होता है और आपके एंटीजन को किल कर देता है। ठीक है, तो एडीसीसी आपका ओकर होता है न्यूट्रोफिल सेल में, नेचुरल सेल, नेचुरल किलर सेल में और मैक्रोफेजेस में। ये आपको याद रखना है। और ये तभी होता है जब एंटीजन का साइज आपका ज़्यादा बड़ा है और फैगोसाइटोसिस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक बात और, जब आप फैगोसाइटोसिस को देख रहे हैं, एडीसीसी को देख रहे हैं या कॉम्प्लीमेंट फैक्टर को देख रहे हैं, तो हम ये नहीं बता सकते हैं कि हमारी बॉडी में कौन सा फैक्टर काम करेगा। जब एंटीजन हमारी बॉडी में आएगा कौन सा फैक्टर पहले काम करेगा, कौन सा बाद में काम करेगा, तीनों एक साथ काम करेंगे, ये डिपेंड करता है एंटीजन कौन सा आ रहा है और उसका साइज क्या है, वो बैक्टीरिया है, फंगाई है, वायरस है, वो उस बेसिस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट फैक्टर की बात करें तो ये आपका अलग से चैप्टर भी होता है। ये डायरेक्ट भी काम करते हैं और इम्यूनोग्लोबुलिन के साथ भी काम करते हैं। इनका काम क्या है, मान लेते हैं कोई एंटीजन आया, वो एंटीजन बैक्टीरिया है या फिर फंगाई है, तो ये जो कॉम्प्लीमेंट फैक्टर है जैसे 3A 3B 4A 4B, ये क्या करते हैं, इस बैक्टीरिया की सेल वॉल में होल कर देते हैं, जिससे क्या होता है जो बैक्टीरिया और
फंगाई के जो साइटोसोल में जो भी जेनेटिक मटेरियल या जो भी एंजाइम्स प्रेजेंट है वो आपके बाहर लीक आउट हो जाते हैं और डेथ हो जाती है फिर जो भी आपका एंटीजन है बैक्टीरिया फंगाई उसकी। ठीक है, तो आप इसको कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में बोलते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, तो आप यहाँ पर हैवी चेन देखा था आपने, सी एच रीजन देखा था। अब इस सी एच रीजन के बेसिस पर आप देखोगे कि कितनी आपकी हैवी चेन, क्योंकि मैंने यहाँ पर बोला था कि आपको अमीनो एसिड की सीक्वेंस में बहुत कम वेरिएशन मिलता है। तो इस सीक्वेंस के बेसिस पर जो यहाँ पर आपका ये डार्क कलर से इसके बेसिस पे और हमने जो इस सीक्वेंस में चेंज आ रहा है, तो हमने 5 एंटीबॉडीज में डिवाइड किया है। आईजीजी जिसको आप गामा बोलते हो, एस को आप अल्फा बोलते हो, एम को आप म्यू बोलते हो, ई को आप एप्सिलॉन बोलते हो और डी को आप डेल्टा बोलते हो। ठीक है, तो हमने 5 एंटीबॉडीज में डिवाइड किया, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई और आईजीडी। ये आपको याद रखना है कि सी एच रीजन मतलब कॉन्स्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन के ऊपर हमने डिवाइड किया। ठीक है, और वहीं आप सीएल रीजन अगर आप देखो, ये वाला रीजन, तो इसके बेसिस पर जो अमीनो एसिड के सीक्वेंस में चेंज आया वहां पर दो हमने डिवाइड किया है, फर्स्ट इज कापा एंड सेकंड इज लैम्डा, जो सीएल रीजन में चेंजेस आए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ चेंजेस हैं वहां आप सी एच बोलते हो, आई जी जी, आई जी एम, आई जी डी, आई जी। इसको तरीका याद रखने का एक सिंपल सी ट्रिक है जो मैं भी यूज करता हूँ, आप भी यूज कर सकते हैं। आपको वर्ड लिखना है गेम और डी, मैंने इसी सीक्वेंस में लिखा है GAME और डी। ठीक है, तो आपको गेम डी याद रखना है, डी से कोई आप गेम याद रख लेना। इट इज IgG, IgA, IgM, IgE और IgD। अगर आप 2 पर्सन में चेक करें, मान लेते हैं एक पर्सन ए है एक बी है, ये इंडिया से है ये ऑस्ट्रेलिया से, अगर आप इनमें भी चेक करेंगे तो आपको यहीं इम्यूनोग्लोबुलिन्स मिलेगी, कोई अलग नहीं मिलेगी। इसलिए हम कोविड में यूज कर रहे थे, बार बार ट्रांसफर कर रहे थे, प्लाज्मा थेरेपी कर रहे थे, क्योंकि हमारी सबकी बॉडीज में यहीं आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट है। और वहां पर कॉन्स्टेंट रीजन हमने क्या बताया था, CH और CL रीजन सेम है। ठीक है, हमारा जो चेंजेस आ रहे हैं वो वेरिएबल रीजन में आ रहे हैं, और वेरिएबल रीजन में किसकी वजह से आ रहे हैं, वो CDR की वजह से आ रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट डिटर्मिनेंट रीजन की वजह से आ रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करें सबसे पहले IgG की, तो ये सिंपल जो हमने देखा है वहीं आपका जो है स्ट्रक्चर है, हिंज रीजन है, यहाँ पर एक एंटीजन बाइंड कर सकता है, यहाँ एक बाइंड कर सकता है, तो आप इसको क्या बोलते हो, बायोवेलेंट बोलते हो। और इस पूरी एंटीबॉडी को आप एक मोनोमर बोलते हो। ठीक है, तो ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, मोनोमर है, 2 एंटीजन बाइंड कर सकते हैं तो बायोवेलेंट है, स्मॉलेस्ट है, इसका मॉलिक्यूलर वेट आप देखेंगे 150 किलो डाल्टन है। और IgG जो है वो मोस्ट अबंडेंट है, 70 से 80% हमारी बॉडी में IgG ही हमको मिलता है। ठीक है, और ये आपका जीपेट का क्वेश्चन है, आपके शायद पिछले साल का, ये 23 का जो इस साल हुआ है। IgG आपका पार्टिसिपेट करती है ADCC में, जो आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें आपका न्यूट्रोफिल टॉक्सिन्स बाहर निकाल रहा था, फैगोसाइटोसिस में जिसमें आपका एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस हो रहा था, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जिसमें आपका बैक्टीरिया फंगाई के सेल वॉल में होल किए जा रहे थे, और ऑप्सोनाइजेशन जो आपका फैगोसाइटोसिस को हेल्प कर रहा है, प्रमोट करता है। तो सारी रिएक्शंस में आपका IgG पार्टिसिपेट करता है। इसके अलावा साइज स्मॉल होने की वजह से ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है। ठीक है, जो मदर से फीटस में अगर आप देखें तो जो भी आपकी एंटीबॉडीज जाते हैं वो IgG आपकी मेन जाती है। ठीक है, इसके अलावा प्रीडोमिनेंट रोल है सेकेंडरी इन्फेक्शन में, क्रॉनिक इन्फेक्शन में। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लेते हैं किसी को टाइफाइड हुआ, फर्स्ट टाइम हुआ, तो उस टाइम पर उसकी बॉडी में IgM का लेवल ज्यादा होगा लेकिन IgG का लेवल कम होगा। लेकिन यही टाइफाइड इन्फेक्शन अगर सेकेंड टाइम हुआ है तो वहां पर IgG का लेवल ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और IgM का लेवल कम हो जाएगा। तो अब सेकेंड इन्फेक्शन को हम आप बोल सकते हो क्रॉनिक इन्फेक्शन है या फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन है। अगर कोई ऐसा इन्फेक्शन है, कोई ऐसी इन्फ्लामेशन है जिसमें बहुत टाइम से किसी पेशेंट को है या कोई इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, तो उसकी बॉडी में आपको IgG का लेवल ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो आप क्रॉनिक इन्फेक्शन में, सेकेंडरी इन्फेक्शन में आप IgG का लेवल ज़्यादा बताते हो। सब क्लास देखें तो G1, G2, G3, G4। ठीक है, तो ये आपकी सब क्लास रहती है, और इसमें अगर आप देखेंगे तो G2 प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाती, बाकी सारी कर लेती है। हालांकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा बट फिर भी, तो G2 क्रॉस नहीं कर पाती, बाकी सारी कर लेती है। तो क्रॉनिक और आपका
सेकेंडरी इन्फेक्शन में है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में है, ऑप्सनाइजेशन में है, फेगोसाइटोसिस में है, एडीसीसी में है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आईजीएम की बात करें, यहाँ पर क्या है आपका, जैसे अगर आप इसको देखें, सिंगल को देखें, तो ये आपका एक मोनोमर है, जैसे हमने आईजीजी में देखा था। अब ऐसे ऐसे यहाँ पर 5 है, आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 और 5, तो आप इसको क्या बोलोगे, पेंटामर बोलोगे। हैवीएस्ट है, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट जो है, जितनी भी हमारी बॉडी में एंटीबॉडी है GAMED, उसमें सबसे ज्यादा हैवी या सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट इसी का है। ठीक है, अब वहां पे हमने बोला था कि एक एंटीजन यहाँ बाइंड कर सकता है, एक यहाँ बाइंड कर सकता है, तो एक मोनोमर के साथ 2 एंटीजन बाइंड कर सकते हैं, तो 5 मोनोमर के साथ आपके 10 एंटीजन बाइंड कर सकते हैं, जैसे कि ये डेकावेलेंट है। ठीक है, वहां पर हमने देखा था कि कोई एक्स्ट्रा कंपोनेंट नहीं प्रेजेंट था, सिर्फ हिंज रीजन था और आपकी चेन्स थी। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा रीजन जो कि आपका जे चैन है, जिसको आप ज्वाइनिंग चैन बोलते हो, वो आपकी प्रेजेंट है, जो कि हेल्प करती है होल्ड करने में, पॉलीमराइजेशन कराने में, ताकि ये पांचों आपकी जो चेन्स हैं ये आपकी जुड़ी रही। ठीक है, और ये आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड से ही होता है। और इसके अलावा आईजीएम में आपको एक वर्ड याद रखना है, फर्स्ट, कि जहां पर भी आपका फर्स्ट वर्ड आ जाएगा उसका आंसर आपका आईजीएम होगा। ठीक है, जैसे अगर आप देखें, फर्स्ट इम्यूनोग्लोबिन जो नियोनेट बनाता है, जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, तो वो आपका सबसे पहले आईजीएम बनाता है। ठीक है, जैसे सेकेंडरी इन्फेक्शन में आपका आईजीजी का रोल था, वहां प्राइमरी इन्फेक्शन में और एक्यूट इन्फेक्शन में आपका आईजीएम का रोल आएगा। जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था कि अगर जो है पहली बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो आईजीएम का लेवल बढ़ेगा, मतलब एक्यूट इन्फेक्शन में और आपका प्राइमरी इन्फेक्शन में आपका आईजीएम का रोल आएगा। ठीक है, तो ये आपका वहीं लिखा है। इसके अलावा ये आपका पार्टिसिपेट करता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में, जिसमें हम बैक्टीरिया में होल्ड कर रहे थे, और ऑप्सिन एक्टिवेटर में, यानी ऑप्सनाइजेशन की प्रोसेस में भी आपका आईजीएम का रोल है। ठीक है, एक रोल और आता है कि आईजीएम आपका आईजीडी के साथ मिलकर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करता है, तो उसको मैंने यहाँ पर ही आपका लिख दिया है। नेक्स्ट हम बात करें आईजीए की, तो आईजीएम में हमने देखा था कि आपका जे चैन प्रेजेंट था, यहाँ पर भी जे चैन है, लेकिन एक कंपोनेंट और है, उसको आप बोलते हो सिक्रीटरी कंपोनेंट। ठीक है, क्योंकि ये जो एंटीबॉडी है आपकी आईजीए, ये आपको सिक्रीशंस में मिलती है। जैसे सिक्रीशंस आपका म्यूकस का हो गया, स्लाइवा का हो गया, टीयर्स हो गए, नोज से आपकी जो सिक्रीशंस होती हैं वो होगी, और वेजाइनल सिक्रीशंस है वहां पर। ठीक है, जो भी सिक्रीशंस है वहां पर आपको आईजीए मिलेगी। और आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा आईजीए बनती है, अगर आप पर डे की बात करें, तो आप खुद सोच लीजिए आपका कितना जो स्लाइवा है वो आपका रिलीज होता है एक दिन में, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे डाइमर है, क्योंकि एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो दो मोनोमर है, तो आप उसको डाइमर बोलेंगे। टेट्रावेलेंट है, एक एंटीजन यहाँ बाइंड कर सकता है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो टेट्रावेलेंट है। सिक्रेटरी कंपोनेंट प्रेजेंट है, जे चैन प्रेजेंट है, और इसको आप सिक्रेटरी एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हो। प्रोडक्शन ज़्यादा है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है विब्रोकुलेरा से, पोलियो से, जो भी आपका फूड या फिर अगर आप देखिए वाटर के थ्रू आ रहा है, मतलब जो भी आप खा पी रहे हैं उसमें आपको ज़्यादा ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, कई बार आपसे पोलियो को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो आप दो वैक्सीन की बात करते हैं, सॉल्क और सेबिन। ठीक है, तो इसमें आपका आईजीए का रोल ही आता है, उसको ये बढ़ाते हैं। ठीक है, नो रोल इन अवर ब्लड, क्योंकि ये सिक्रेटरी है, एक्सटर्नल सिक्रीशंस में प्रेजेंट है, तो ब्लड में इसका कोई खास रोल नहीं है। और अगर हम इसकी सब क्लास की बात करें, तो आईजीए और आईजी2, अभी तक हमने दो एंटीबॉडीज की सब क्लास पढ़ी है, आईजीजी की और आईजीए की। जी में मैंने बोला था G2 प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है कि आईजीए का रोल यहाँ पर है। और आईजीए जो है ये आपको हेल्प करता है इम्यूनिटी में, जब मदर मिल्क जो बच्चा कंज्यूम करता है उसमें भी आपका आईजीए का अमाउंट अच्छा होता है। नेक्स्ट ट्रांससाइटोसिस के प्रोसेस में हेल्प करता है, जो सिक्रीटरी कंपोनेंट है। हालांकि एंटीबॉडीज का साइज बहुत बड़ा है, क्योंकि ये डाइमर है, तो ये डायरेक्ट आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती है, लेकिन सिक्रेटरी कंपोनेंट की वजह से ये आपका क्रॉस कर जाती है, उसको आप बोलते हो ट्रांससाइटोसिस की प्रोसेस। जगह जब कोई आपका कंपाउंड या कोई प्रोटीन आपका डायरेक्ट लिपिड बायलेयर को क्रॉस कर जाता है, तो अब आप उसे ट्रांससाइटोसिस बोलते हो। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिखा है, जैसे एचआईवी मैंने आपको बोला था कि ब्लड इन्फेक्शन का एक एग्जाम्पल है, तो इस टाइम पर आपकी बॉडी में आईजीजी
और IgM एक्टिवेट होंगे, IgA का कोई रोल नहीं आएगा क्योंकि वो आपका ब्लड में कोई खास रोल प्ले नहीं करता। नेक्स्ट IgE की बात करें, IgE आप देखेंगे सबसे पहली बात इसमें आपको स्ट्रक्चर में ना जे चैन दिख रही है ना सिक्रेटरी रीजन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर कॉमन स्ट्रक्चर जो थी उससे भी अलग है, यहाँ पर हिंज रीजन प्रेजेंट नहीं है। तो आपको एक बात याद यहाँ रखनी है। और ये क्या है, मोनोमर है, बाईवैलेंट है, कोई एक्स्ट्रा डोमेन वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है। अब इसमें आप देखिए आईजीई रिसेप्टर्स जो है, अब जैसे हमने बोला था कि न्यूट्रोफिल के ऊपर फैगोसाइटोसिस का आईजीजी का रिसेप्टर था, तो आईजीई के रिसेप्टर आपके होते हैं मास्ट सेल पर, इजोनोफिल्स पर, बेसोफिल्स पर, जिनके अंदर आपका हेपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, कुछ इस टाइप की चीजें प्रेजेंट होती हैं जो कि इन्फ्लामेशन में, रेडनेस में, इचिंग में रोल प्ले करती हैं। तो उसको आप उन पे ये जाके बाइंड करता है और उनका जो कंटेंट है वो रिलीज कराता है। जैसे मान लेते हैं आपको एंट ने काट लिया या किसी बी ने काट लिया, तो उस टाइम पर आपकी बॉडी में आईजीई जो है ये रिलीज कराती है सब्सटेंस। ठीक है। और ये आपका एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, पैरासिटिक इन्फेक्शन में रोल होता है। हालांकि पैरासिटिक इन्फेक्शन आपका एंडो पैरासिटिक भी हो सकता है और एक्सो पैरासिटिक, कि आपकी बॉडी के अंदर चला जाए या बाहर रहे, वो भी हो सकता है। और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन 1 में इसका रोल है, जहां पर आप क्या देखते हैं, आप एक व्हील एंड फ्लेयर रिएक्शन देते हैं कि आपको रेडनेस सी हो जाती है और ऐसे ऐसे आपकी सर्कल सा बन जाता है। ठीक है। तो आप व्हील एंड फ्लेयर रिएक्शन को बोलते हैं, जो कि आपका हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन 1 में होता है। नेक्स्ट आईजीडी, इसका कोई खास रोल नहीं है, ये आपको सरफेस पे मिलता है बी लिम्फोसाइट के। इसका मैंने एक आपको रोल बताया था, आईजीएम और आईजीडी साथ में मिलके कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। तो ये आपका इम्यूनोग्लोबुलिन का आपका चैप्टर था, एंटीबॉडीज का चैप्टर था। आपको अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से मिलने के चांसेस है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।